अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद मोहसिन ख़ान हूं और आप देख रहे हैं दी ड्रग एजुकेटर। अपने फिजियोलॉजी के लेक्चर्स की कॉन्टिन्यूएशन में आज हम डिस्कस कर रहे हैं कनेक्टिव टिश्यू को। हमने लास्ट लेक्चर में टिश्यूज़ को डिवाइड किया था चार मुख्तलिफ टाइप्स के अंदर बेस्ड अपॉन देयर फंक्शंस। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है सपोर्ट और कनेक्शन का फंक्शन करते होते हैं, तो इसी मुनासबत से इनका नाम जो है कनेक्टिव टिश्यू है। हम डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू। द कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, व्हाट इज़ कनेक्टिव टिश्यू? इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ फ्यू सेल्स एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंस। तो जी ऐसा टिश्यू जिसके अंदर बहुत थोड़े सेल्स हों और इंटरसेलुलर सब्सटेंस बहुत ज़्यादा हो, वो कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। ये इसकी स्ट्रक्चरल करैक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। फंक्शन की बात कर ले तो ये कनेक्शन प्रोवाइड करता है और सपोर्ट देता है आपके मुख्तलिफ बॉडी ऑर्गन्स को। प्रॉपर डेफिनेशन, करेक्टराइज्ड बाई प्रेजेंस ऑफ रिलेटिवली फ्यू सेल्स एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंस। यहाँ एक वर्ड यूज़ किया गया है रिलेटिवली। जी, रिलेटिवली फ्यू सेल्स का मतलब ये है कि आप दूसरे टिश्यूज़ के साथ अगर कनेक्टिव टिश्यू को कंपेयर करेंगे तो उनके रिलेटिव, उनके मुकाबले में इसके अंदर सेल्स जो हैं बहुत ज़्यादा कम होते हैं और ग्राउंड सब्सटेंस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से इसकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ या स्ट्रक्चरल करेक्टराइजेशन में डेफिनेशन बनाई गई है कि करेक्टराइज्ड बाय अ फ्यू सेल्स एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंस, जिसे हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये हम स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के अंदर जो है डिस्कस करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। तो एग्जांपल कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसकी एग्जांपल में बोन है, कार्टिलेज है, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी हड्डियां हैं वो सारी की सारी कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल्स में आती हैं। स्ट्रक्चर की बात कर लें तो कनेक्टिव टिश्यू के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम कंपोनेंट्स देखेंगे तो इसके दो बेसिक कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है कनेक्टिव टिश्यू। दो कंपोनेंट जो हैं उनके अंदर एक कंपोनेंट जो है वो सेल्स हैं और दूसरा कंपोनेंट जो है वो मैट्रिक्स है। कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम सेल्स की बात कर लें तो इसके अंदर बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं और मेजर जो कंट्रीब्यूशन है इसमें फाइब्रोब्लास्ट्स हैं, हिस्टियोसाइट्स हैं और प्लाज्मा सेल्स हैं, फैट सेल्स हैं। ये जी जो पहले चार सेल्स हैं ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और इसके अलावा थोड़ी बहुत अमाउंट के अंदर वांडरिंग सेल्स हैं। कुछ सेल्स ऐसे हैं जो इधर उधर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर घूमते रहते हैं, तो वो वाले सेल्स वांडरिंग सेल्स कहलाते हैं। तो जी ये पांच किस्म के इनके अंदर सेल्स हैं। फैट सेल को एक और नाम भी दिया जाता है एडिपोज टिश्यू या एडिपोज। तो ये भी बोन के अंदर फैट पाया जाता है। मैट्रिक्स की बात कर लें तो कनेक्टिव टिश्यू की जो मैट्रिक्स है वो दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। इनमें फाइबर्स होते हैं और साथ में ग्राउंड सब्सटेंस होता है। तो हम सबसे पहले फाइबर्स को डिस्कस करेंगे जी, कौन कौन से फाइबर्स जो हैं वो पाए जाते हैं कनेक्टिव टिश्यू की मैट्रिक्स के अंदर। तो जी जो फाइबर्स हैं ये तीन तरह के फाइबर्स होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, जिनका में नाम है कोलेजन फाइबर्स हैं, रेटिक्यूलर फाइबर्स हैं और साथ में इलास्टिक फाइबर्स हैं। तीनों फाइबर्स के जो है फंक्शंस मिलाकर आप देखें तो कोलेजन और रेटिक्यूलर फाइबर्स जो हैं ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू जो है ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, रेंज इनकी हार्डनेस जो है वो वेरी करती रहती है। बोन सबसे ज़्यादा हार्ड है टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू में और कार्टिलेज उससे लेस हार्ड है। तो ये फाइबर्स की कंसंट्रेशन डिफरेंट होने की वजह से कनेक्टिव टिश्यू की हार्डनेस वेरी करती है। ऐसा कनेक्टिव टिश्यू जिसके अंदर कोलेजन फाइबर्स और रेटिक्यूलर फाइबर्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं तो वो वाला टिश्यू बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इलास्टिक फाइबर जैसा कि नाम से ज़ाहिर है ये इलास्टिसिटी यानी लचक प्रोवाइड करता है। तो जिस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर इलास्टिक फाइबर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वो वाला कनेक्टिव टिश्यू जो है वो ज़्यादा इलास्टिक होगा, ज़्यादा लचकदार होगा। जैसे कि कार्टिलेज अगर आया तो हम स्टडी करेंगे। तो तीन तरह के फाइबर्स हो गए, आपने बस तीनों के नाम याद रख लेने हैं। इसी तरह से सेल्स के नाम याद रख लेने हैं। आप ग्राउंड सब्सटेंस की बात कर लें, मैट्रिक्स का दूसरा कंपोनेंट जो है ग्राउंड सब्सटेंस, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि सेल्स के दरमियान वाला सब्सटेंस या इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी कहलाता है। तो इसके अंदर जनाब बहुत सारे मैंने बताया था आपको प्रोटीन्स हैं और दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू के ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर चार तरह के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जिनमें दो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं और दो वाटर और सॉल्ट्स हैं। ये जो है माइक्रोमोलिक्यूल्स के अंदर शामिल होते हैं। तो जी याद कर लें
4 कंपोनेंट्स हैं ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर। पहला कंपोनेंट जो है उसे हम प्रोटियोग्लाइकेंस बोलते हैं, दूसरा कंपोनेंट जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, तीसरा वाटर और फिर चौथा सॉल्ट है। प्रोटियोग्लाइकेंस की बात करें तो प्रोटियोग्लाइकेंस क्या होते हैं, इनके नाम के ऊपर अगर आप गौर करें तो ये जी है प्रोटियो और ग्लाइकेंस। ग्लाइकेंस जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स के लिए वर्ड यूज़ होता है और प्रोटियो जो है ये यूज़ होता है वर्ड इसके लिए प्रोटीन्स के लिए। तो प्रोटियोग्लाइकेंस ये ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर प्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड जो है इकट्ठे जुड़े हुए होते हैं। ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की टाइप्स हैं और ये प्रोटियोग्लाइकेंस जो मुख्तलिफ़ किस्म के पाए जाते हैं उनमें शामिल हैं हेल्यूरोनिक एसिड, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, डरमेटन सल्फेट, केराटिन सल्फेट और हेपरिन सल्फेट। ये मेजर जो है प्रोटियोग्लाइकेंस जो पाए जाते हैं बोन टिश्यू के अंदर, कनेक्टिव टिश्यू की ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर। और इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन्स भी पाई जाती हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स भी प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स के कम्बिनेशन से प्रोड्यूस होने वाले कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। इनमें थोड़ा सा फ़र्क है कि इनके अंदर प्रोटीन कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। मैंने यहाँ शो भी किया है कि प्रोटीन कंटेंट जो है ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कम और प्रोटीन ज़्यादा हैं। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और प्रोटियोग्लाइकेंस हो गए। साथ में सॉल्ट्स मुख्तलिफ़ किस्म के और मिनरल्स में आ जाएंगे और वाटर पाया जाता है कनेक्टिव टिश्यू के ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर। कनेक्टिव टिश्यू की एग्जांपल में मैंने बताया था आपको कि जी बोन और कार्टिलेज इसकी एग्जांपल है कनेक्टिव टिश्यू की। तो हम पहली एग्जांपल बोन को डिस्कस करते हैं। जी बोन क्या होती है, जैसा मैंने अभी डिस्कस भी किया, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और टफ कनेक्टिव टिश्यू है। तो डेफिनेशन भी यही बनती है, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। बहुत ज़्यादा टफ और हार्ड होता है। अब आप सीधा समझ जाएं, जैसे मैंने अभी बताया था फाइबर्स की बात, तो चूँकि ये हार्ड है तो इसके अंदर कोलेजन फाइबर्स और रेटिकुलर फाइबर्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इलास्टिक फाइबर्स। डिटेल में इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसके स्ट्रक्चर के अंदर भी उसी तरह से जो है तमाम टिश्यूज़ की तरह सेल्स और मैट्रिक्स है। तो इसके जो सेल्स हैं बोन के अंदर वो 3 तरह के मेजर सेल्स पाए जाते हैं जिनमें ओस्टियोब्लास्ट्स, ओस्टियोसाइट्स और ओस्टियोक्लास्ट्स हैं। ओस्टियो बोन के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। बोन का एक दूसरा नाम भी है, इसे ओसियस टिश्यू भी कहा जाता है। तो इसी वजह से बोन के सेल्स के साथ जो है ओस्टियो का वर्ड यूज़ होता है। तो ओस्टियोब्लास्ट्स ये बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। ये ऐसे सेल्स हैं जब बोन बन रही होती है तो उसी टाइम स्टार्टिंग में जो सेल्स बनते हैं वो ओस्टियोब्लास्ट्स कहलाते हैं। इन्हें हम इसी वजह से बोन फॉर्मिंग सेल्स बोलते हैं। दूसरा ओस्टियोसाइट्स हैं। ओस्टियोसाइट्स जो हैं ये मैच्योर बोन सेल्स होते हैं। जब बोन मैच्योर हो जाती है तो उस टाइम जो है ये डेवलप होते हैं। और लास्ट में ओस्टियोक्लास्ट्स हैं। इन्हें बोन ईटर्स कहा जाता है। जब हड्डी टूटती है या कभी रिजॉर्प्शन की ज़रूरत होती है मिनरल्स को रिलीज़ करने के लिए तो ओस्टियोक्लास्ट्स आते हैं। ये हड्डी को खाते रहते हैं और उसके अंदर जो स्टोर्ड मिनरल्स हैं ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर उन्हें रिलीज़ करवाते हैं। तो 3 तरह के सेल्स हो गए। अब बात करते हैं मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स के अंदर बोन की 2 तरह के सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और मटेरियल्स। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स या सब्सटेंसेस की बात कर लें तो ये 65% बोन के ड्राई वेट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब कि बोन में सबसे ज़्यादा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इनमें कैल्शियम और फॉस्फेट ये दोनों सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। चीफ कंपोनेंट्स हैं कैल्शियम और फॉस्फेट। और साथ में थोड़ी अमाउंट के अंदर सोडियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट्स और सिट्रेट्स भी पाए जाते हैं। तो जी ये आपने नाम याद कर लेने हैं। और अब डिस्कस कर लेते हैं बोन के पार्ट्स। इसे भी टाइप्स में भी जो है डिवाइड किया जाता है, लेकिन मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि इन्हें आप बोन पार्ट्स के अंदर डिवाइड करें। तो चूँकि आपके सिलेबस में टाइप्स में लिखा होता है इस वजह से मैंने टाइप्स में लिखा है, वरना आप इन्हें पार्ट्स में भी लिख सकते हैं। बोन के जी 2 पार्ट्स होते हैं, एक है जी कम्पैक्ट बोन और दूसरा पार्ट है स्पॉन्जी बोन। कम्पैक्ट बोन की बात कर लें तो कम्पैक्ट बोन की करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये डेंस होती है, ये शेल है। अगर बोन यहाँ कहीं कोई जगह बने थोड़ी सी तो ये जी अगर मैं बोन को ड्रॉ करूँ, अगर ये एक बोन है तो बोन के अंदर जो बाहर वाला कवरिंग होती है, बाहर वाला शेल है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। हड्डी का अगर आपने हड्डी जो है वो
कभी नली खाई हो तो नली के अंदर वाला जो हिस्सा है वो वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा नरम होता है, आपने देखा होगा, और बाहर जो शेल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो ये बोन का जो शेल है, बाहरी हिस्सा, ये वाला कहलाता है कम्पैक्ट बोन। ये हार्ड होता है और डेंस होता है, इसके अंदर कोई कैविटीज़ या कोई सुराख नहीं होते। कैविटीज़ मतलब कोई गैप्स, कोई सुराख नहीं होती कम्पैक्ट बोन के अंदर, और ये डेंस और बहुत ज़्यादा हार्ड पार्ट है। और इसके अंदर जो है स्पॉन्जी बोन होती है। स्पॉन्जी बोन जो है वो उसके अंदर बहुत सारी कैविटीज़ होती हैं, बहुत सारे सुराख होते हैं, वो कैविटीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो ये जी अगर ये एक हड्डी है तो हड्डी के अंदर जो है यहाँ पर ये स्पॉन्जी बोन होती है, जिसके अंदर मैंने आप दूर दूर बनाए हैं तो आपको वाइट एरिया जो नज़र आ रहा है ये बोन के अंदर कैविटीज़ हैं। ये स्पॉन्जी बोन है ग्रीन कलर वाली, और रेड कलर वाली जो है ये कम्पैक्ट बोन है। तो स्पॉन्जी बोन की करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बोन सब्सटेंस इज़ इन फॉर्म ऑफ स्लेंडर स्पीक्यूल्स। बोन का जो सब्सटेंस है इसमें बहुत बारीक बारीक पतले पतले स्पीक्यूल्स और ट्रेबिकुलाई पाए जाते हैं। और इन जो ट्रेबिकुलाई और स्पीक्यूल्स एक दूसरे से सेपरेटेड होते हैं, इनके दरमियान फासला होता है इंटरकनेक्टेड कैविटीज़ की वजह से। या माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बोन का डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि जनाब स्पीक्यूल्स क्या हैं और ट्रेबिकुलाई क्या है। मैंने यहाँ नहीं शो किया हुआ, आप वर्ड्स याद कर लें। इसके अंदर जो है बोन सब्सटेंस वो उस स्लेंडर स्पीक्यूल्स और ट्रेबिकुलाई पर मुश्तमिल होता है, जो कि सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड कैविटीज़ के ज़रिए से। तो एक वर्ड में याद रखें तो ये सॉफ्ट होता है स्पॉन्जी पार्ट, और इसके अंदर कैविटीज़ होती हैं। कम्पैक्ट पार्ट जो है वो डेंस और हार्ड होता है और उसके अंदर कोई कैविटीज़ नहीं होती। टाइप्स की बात कर लें बोन की, तो बोन की जो है टाइप्स हैं सिसमॉइड बोन, जिसकी एग्जांपल है पटेला। आपकी जो नी की हड्डी होती है इसके ऊपर जो फ्लैट कवरिंग होती है, ढक्कन होता है, वो कहलाता है पटेला। ये सिसमॉइड बोन की एग्जांपल है। दूसरी इर्रेगुलर बोन्स देखें तो इनकी शेप इर्रेगुलर होती है, एग्जांपल वर्टिब्री है। आपकी रीढ़ की हड्डी की जो मोहरे होते हैं ये इर्रेगुलर बोन्स की एग्जांपल्स में हैं। और शॉर्ट बोन की बात कर लें तो शॉर्ट बोन वैसी जो नाम से ही ज़ाहिर है जो छोटी हड्डियां होती हैं, तो आपकी रिस्ट की जो हड्डियां हैं, कलाई की हड्डियां, ये बहुत छोटी छोटी होती हैं, तो ये शॉर्ट बोन्स की एग्जांपल हैं। और लास्ट में जो है वो लॉन्ग बोन है, तो लॉन्ग बोन बहुत ज़्यादा बड़ी होती है लेंथ के अंदर। इसकी एग्जांपल में है आपकी फीमर, टिबिया और फिबुला। लॉन्ग और शॉर्ट बोन की थोड़ी सी मैं डिटेल आपसे डिस्कस करूंगा। शॉर्ट बोन की अगर हम बात करें तो जनाब शॉर्ट बोन का जो कोर है, छोटी हड्डी का जो कोर है, उसमें सारी की सारी स्पॉन्जी बोन होती है, और उसका बाहरी एरिया जो है वो कम्प्लीटली कवर्ड होता है कम्पैक्ट बोन से। इसमें ज़्यादा हिस्सा जो है कोर का वो स्पॉन्जी बोन, और कवरिंग जो है होती है इसके गिर्द वो होती है कम्पैक्ट बोन की शॉर्ट बोन्स के अंदर। जबकि लॉन्ग बोन की अगर हम बात करें तो लॉन्ग बोन के दो हिस्से होते हैं, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्सा कहलाता है इसका एंड और दूसरा हिस्सा कहलाता है इसका शाफ्ट। अगर ये अगर आप शक्ल डायग्राम देखें तो ये कहलाता है एंड पार्ट, इसे हम एपीफाइसिस भी बोलते होते हैं। ये साइंटिफिक टर्म है, आपने याद करनी है एपीफाइसिस। तो जी एपीफाइसिस या एंड, और दूसरा यहाँ पर ये जो शाफ्ट है और इसे हम बोलते हैं डायाफाइसिस। ये लॉन्ग बोन के दो पार्ट्स हैं और इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर आप डायग्राम से भी देखें तो जो एंड वाला पार्ट है इसके अंदर जो कम्पैक्ट बोन का हिस्सा है वो बहुत थोड़ा है, थिन लेयर है, और अंदर ज़्यादातर जो है वो स्पॉन्जी बोन होती है। जबकि शाफ्ट के अंदर या डायाफाइसिस के अंदर स्पॉन्जी कम्पैक्ट बोन वाला हिस्सा बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ सारी की सारी कम्पैक्ट बोन होती है और अंदर जो है आपको नज़र आ रही है थोड़ी सी स्पॉन्जी बोन का पार्ट है। प्रॉपर वर्ड्स में देखें तो एंड या एपीफाइसिस स्पॉन्जी बोन कवर्ड बाय थिन शेल ऑफ कम्पैक्ट बोन, यानी कम्पैक्ट बोन का एक बहुत पतला सा शेल होता है। और शाफ्ट के अंदर जो है ऑलमोस्ट एंटायरली कम्पैक्ट बोन, ओनली थिन लेयर ऑफ स्पॉन्जी लाइनिंग द इनर सरफेस। तो स्पॉन्जी बोन भी बहुत थोड़ी होती है शाफ्ट के अंदर। ये थी जी हमारी आज की कनेक्टिव टिश्यू की डिस्कशन और इसकी एग्जाम्पल बोन की। होपफुली आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। साथ में आपको अपने फिजियोलॉजी के पेपर पैटर्न, आपका जो पेपर आपने देने हैं
उनका पेपर पैटर्न का भी पता होना चाहिए, ताकि आप अच्छे से तैयार कर सकें कि कौन से सब्जेक्ट को हमने कितना टाइम देना है। हम फिजियोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं तो फिजियोलॉजी में से कितने MCQs आने हैं, कितने जो है शॉर्ट ऐसे क्वेश्चंस आने हैं, कितने मार्क्स का पेपर होगा और इसके प्रैक्टिकल के कितने मार्क्स होंगे। इसकी मैंने एक अलग वीडियो जो है बनाई हुई है, वो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। पेपर पैटर्न भी आप लाजमी देखें ताकि आपको पता चले कि आपने कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। यह लेक्चर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।